नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश में नकली कीटनाशक से किस तरह की समस्याएं हो रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसान और खेतीबाड़ी से जुड़ी कई तरह की समस्याएं, चाहे वो कर्ज हो या कीटनाशक हो, ये काफ़ी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या है नकली कीटनाशकों का होना। आजकल जितने भी दुकानें हैं वो नकली कीटनाशकों को बेचने में लगी हुई हैं और नकली कीटनाशक बेचने वाले दुकानदार और विक्रेताओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसमें दावा किया गया है कि भारत के 5 राज्य, जिसमें यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा आदि में नकली जो कीटनाशक है वो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में बेचा जा रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो नकली कीटनाशक बेचा जा रहा है उससे नुकसान तो हो ही रहा है, इसके अलावा उनको भारी मात्रा में कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार कई तरह के कानून के तहत कीटनाशकों को बेचने की अनुमति देती है और केंद्रीय कृषि मंत्रालय इस बात की जांच करता है कि किसी भी तरह से किसानों के बीच में, चाहे वे केंद्र के हों या राज्य के, कोई भी किसान नकली कीटनाशक ना पा पाएँ। अभी तक औसतन 1665 ऐसे नकली कीटनाशक निरीक्षक हैं जिन्होंने करीब 8500 नकली कीटनाशकों को पकड़ा है। इससे सरकार काफ़ी चिंता में आ गई है क्योंकि किसानों को इसमें भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। देश में कुल 182 प्रयोगशालाएं ऐसी हैं जो कि नकली कीटनाशकों की जांच करती हैं। उन्होंने अपने प्रयोगशाला में इस बात को पाया है कि किसानों को सबसे ज़्यादा अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो नकली कीटनाशकों के प्रयोग और उनकी दवाइयों के इस्तेमाल से हो रहा है, जो कि एक काफ़ी चिंता का विषय है। इसको लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। केंद्र सरकार का उर्वरक विभाग तभी इस बात की परमिशन देता है कि जब तक वह उसके पशुपालक और कीटों की और या कीटनाशकों की दवाइयों का सही तरीके से पंजीकरण ना कर लें, तब तक सरकार उन पंजीकरण किए हुए कीटनाशकों को बेचने की अनुमति नहीं देती है। अगर कोई भी कीटनाशक विक्रेता पंजीकृत कीटनाशकों के अलावा कोई दूसरा कीटनाशक बेचता हुआ पाया जाता है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे में ये समस्या और ज़्यादा गहराती जा रही है। नकली कीटनाशक किस तरीके से भारतीय कृषि और किसानों तक पहुंच रहे हैं, इससे भारतीय कृषि में एक चिंता का विषय पैदा हो गया है, जिससे निपटने की सरकार और किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इससे अधिक जानकारी के लिए कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर देखना होगा। किसान भाइयों नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी के अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लाइव स्टॉक है, मुर्गी पालन है या फिशरीज़ है, मछली पालन है, और उनका भी खाना देखा जाता है। लेकिन ये जितने भी चीज़ें हैं वो सारी या तो समुद्र में मिलती हैं और या फिर नदियों में मिलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि आपको खाने में मज़ा तो आएगा, उसके जो आपके स्वास्थ्य के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं समुद्र में, जिसके अंदर की नमकीन पानी होता है, वो आम तौर पे फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है। लेकिन अभी हाल ही में देखा गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा के नदी के अंदर एक ऐसा ऑक्टोपस जिसकी कि 8 भुजाएं होती हैं वो पानी में पाया गया। इसको देखकर जो सेंट्रल फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने इसकी गणना की और देखा कि ये 17 तरह के जो नमूने हैं उसके इकट्ठे किए गए और उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है कि किस तरीके से इसका लाभ उठाया जा सकता है, और जो किसान हैं जो फिशरीज करना चाहते हैं वो ऑक्टोपस से भी पैसे कमा सकते हैं। देखा जाए तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार नर्मदा नदी में पहली बार ऑक्टोपस देखे गए हैं। ये ऑक्टोपस भारत की नर्मदा नदी के उस मुहाने एस्टुराइन जोन में देखा गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नर्मदा नदी में देखे गए ऑक्टोपस जो है वो 190 से 320 मिलीमीटर तक का है। ये ऑक्टोपस सिस्टम इंडिकस प्रजाति के हैं, जिनमें सामान्यतः ओल्ड वीमेन ऑक्टोपस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये मुहाने में संभवतः हाई टाइड और वाटर के कारण
आ गए हैं, जिसमें यह प्रजाति यहाँ भी अब मिलने लगी है। सिस्टोपस इंडिकस के 17 नमूने, जिन्हें आमतौर पर ओल्ड विमन ऑक्टोपस के रूप में जाना जाता है, की पहचान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के तहत केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान CIFRI वडोदरा गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। 16 दिसंबर को खंबात की खाड़ी में 35 किलोमीटर दूर भदबुत गांव में मछली पकड़ने के दौरान CISFRI के नियमित सर्वेक्षण के दौरान ऑक्टोपस को देखा गया था। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने 4 जनवरी 2019 को अपने निष्कर्ष घोषित किए हैं, इसलिए ये खबर आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संस्थान द्वारा जानकारी के अनुसार भारत में 1988 से हमारे द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार ऑक्टोपस मुख्य रूप से झींगा जाल में पकड़े जाते हैं, लेकिन वे खारे पानी में कभी नहीं पकड़े गए हैं, इसीलिए ये मीठे पानी में नर्मदा के अंदर पकड़ा गया। वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी के अनुसार 17 नमूनों की, जिनकी लंबाई 190 से 320 मिलीमीटर है, कम एक मानव हाथ के आकार की जितनी है। प्रजातियों की अधिकतम लंबाई 325 मिलीमीटर 52.2 ग्राम के बराबर है। भारतीय तटरेखा के किनारे बंगाल की खाड़ी से प्राप्त प्रजातियों की जानकारियों के अनुसार यहाँ पाई गई हैं। प्रजाति की अधिकतम लंबाई 600 मिलीमीटर है। गौरतलब है कि विश्व में लगभग 200 प्रजातियों के ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जिनमें भारत में दिखने वाले ऑक्टोपस की प्रजातियों की संख्या 38 है। ये जो खबर है, इस तरीके से देखा जाए तो अब फिशरीज के अंदर हम ऑक्टोपस भी पाल सकेंगे और उनको बेच सकेंगे, और हम खारे पानी के बजाय मीठे पानी में भी पकड़ सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण बुलेटिन में आपका स्वागत है। दरअसल कल फॉर्च्यून ने दुनिया की 500 टॉप कंपनियों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत में फर्टिलाइजर यानी कि खाद और उर्वरक बनाने वाली कंपनी इफ्को को 68वां स्थान दिया है। इसके मुताबिक कंपनी देश की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करती है। दरअसल इफ्को इंडियन फर्टिलाइजर एसोसिएशन और फेडरेशन टॉप 100 कोऑपरेटिव कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाने वाली इफ्को एकमात्र भारत की कंपनी है। बता दें कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की ग्लोबल रिपोर्ट में 300 ग्लोबल सहकारी संस्थाओं में भी इफ्को को स्थान मिला है। इससे साफ है कि इफ्को ग्लोबल स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर अपनी एक बड़ी छाप छोड़ रही है। इससे देश भर के लगभग 4 करोड़ किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इफ्को मौजूदा समय में 36,000 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं का एक ग्रुप है, और इसके अलावा किसानों को फायदा देने के अलावा इफ्को पर्यावरण को सुधारने की दिशा में भी काम कर रही है। अभी हाल ही में इफ्को कंपनी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत देश भर में 36 करोड़ नीम के पौधे रोपे गए हैं, जो कोऑपरेटिव संस्थाओं के मामले में एक अतुलनीय योगदान माना गया है। गौरतलब है कि हाल ही में इफ्को ने गुजरात स्थित कलोल प्लांट के अनुसंधान और विकास यानी कि R&D में भी बड़ा निवेश किया है। देश की अग्रणी सहकारी संस्था खाद्य प्रसंस्करण और ऑर्गेनिक उत्पाद के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम करती रही है। इफ्को ने अभी फूड प्रोसेसिंग और उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है, और इसमें भी उम्मीद है कि खाद और रासायनिक और उर्वरक के क्षेत्र में जिस तरह से कंपनी ने काम किया है, फूड प्रोसेसिंग में भी उतना ही बड़ा योगदान इफ्को कंपनी करेगी। देश में खाद्य सुरक्षा के लिए 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, और तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने देश में कई बड़े काम किए हैं। खासकर कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान शायद ही विश्व की किसी सहकारी संस्था या कंपनी ने किया हो। सत्र 2017-18 के वित्तीय वर्ष में इफ्को ने लगभग 84.79 मीट्रिक टन खाद और उर्वरक का निर्माण किया था। इसका वार्षिक जो टर्नओवर है, कुल मिला के जो अब तक का इसका लेखा जोखा है बजट के मामले में 20,788 करोड़ रुपए रहा है। इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस में इफ्को का नाम शामिल किया गया है। धन्यवाद। कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। अगर हम देश भर में बने मौसमी विक्षोभ की बात करते हैं, तो एक पश्चिमी मौसमी विक्षोभ पश्चिम के राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। वर्तमान समय में यह पूर्वी जम्मू कश्मीर
और उसके सटे इलाकों में पहुंच चुका है। ऐसा ही एक हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान और उससे सटे क्षेत्रों पर भी बना हुआ है। एक वायुदाबों का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर कुछ बारिश देखने को मिली है। अगर हम अंडमान निकोबार के ऊपर बना पाबुक के पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो आएगा डीप डिप्रेशन में बदल चुका है। पिछले 24 घंटों की मौसम की हम बात करते हैं तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिली है। समुद्री क्षेत्रों की स्थिति बेहद ही बेकार बनी रही। इसके अलावा उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली है। हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति बनी रही। बारिश होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार आया है। अगर आगे आने वाले 24 घंटों की बात करते तो कुछ मौसम का हाल यूं रहेगा। कि उत्तर भारत राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी और उसके साथ साथ ही वहां पर धुंध छाए रहेंगे। अगर पूर्वी राज्यों की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश भी होने की भी संभावना है। इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्रों की स्थिति बेहद ही खराब रहेगी। नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसानों के मुद्दों के बारे में। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में मुख्य मुद्दा किसानों की समस्या थी। अब ये साफ नजर आने लगा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यही मुख्य मुद्दा रहेगा। ऐसे में भाजपा ने सुल्तानपुर के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उनकी इस बयान से उनकी पार्टी बीजेपी भी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि सरकार किसानों से ज्यादा उद्योगपतियों की मदद करती है। वरुण गांधी ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। इंडिया डायलॉग कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान वरुण गांधी ने कहा कि देश का किसान हमेशा ही हाशिए पर रहा है। उन्होंने कहा है कि साल 1952 से 2019 तक जितना पैसा सरकार ने देश के 100 उद्योगपतियों को दिया है, उसका 17% भी किसानों को नहीं मिला। इससे सीधी तौर पर दिखाई देता है कि देश के 70% 60 सालों में जितनी आर्थिक मदद राज्य और केंद्र सरकारों ने मिलकर दी है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा केवल 100 धनी परिवारों को दे दिया गया है। वरुण गांधी ने एक ट्वीट कर बताया है कि वरुण गांधी का मानना है कि ज्यादातर किसानों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। जब देश में किसानों की बात की जाती है तो पूरे देश में एक बवाल मच जाता है कि आर्थिक पंडित लोग बताने लगते हैं कि आप तो किसानों को मुफ्तखोर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम इस बात पर विचार करेंगे कि देश के अंतिम आदमी या किसान तक लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें कहा गया था कि आप सड़क बनाएं, पुलियां बनाएं, सोलर पैनल लगवाएं, लेकिन फिर भी लोगों को आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल जाने की संख्या भी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। इमली का इस्तेमाल खाने को हल्का खट्टा बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल सांभर, छोले, चटनी को तैयार करने में भी किया जाता है। खाने के अलावा इसका सेवन हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी असरदार होता है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व मौजूद होते हैं। जानते हैं इमली के अनेक फायदे। स्किन में निखार लाने के लिए इमली के पानी से फेस वॉश करें। ऐसा करने से चेहरे के दाग धब्बे से छुटकारा मिलता है। इस्तेमाल करने से पहले इमली को पानी में भिगोकर रख दें। इमली चेहरे के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन सी उपलब्ध होता है जिससे स्किन में ग्लो आता है। साथ ही चेहरे पर लगाने से चेहरे का काला रंग हल्का हो जाता है। इमली स्क्रब का रोल भी निभाती है। इसके लिए थोड़े से पानी में इमली को डाल दें, फिर उसको हल्के से फूलने पर चेहरे पर लगाएं। इससे आपके चेहरे के रंग पर काफ़ी फर्क पड़ेगा और चमकने भी लगेगा। इमली के सेवन से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। इमली में मौजूद हाइड्रोलिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह शरीर की चर्बी को भी कम करने में मददगार साबित होती है। आँखों के लिए भी इमली है फायदेमंद। साथ ही आंखों में होने वाली जलन, लालपन और आंखों से दर्द में राहत पाने के लिए इमली का इस्तेमाल किया जाता है। दांतों के लिए भी इमली है बेहद फायदेमंद। ये दांतों की सड़न और पीलेपन को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल मसूड़ों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ कृषि जागरण के यूट्यूब बुलेटिन में। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसान भाइयों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।